सत्ता को बरकरार रखने के लिए विकास और रोजगार और स्थानीय मुद्दों से ऊपर वर्चस्व को माना जाता है। वो हिंदी में एक कहावत सुनी होगी आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दरअसल बंगाल की अब तक के राजनीतिक इतिहास पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। फिर चाहे वो 34 साल के लेफ्ट के शासन का दौर रहा हो या फिर दीदी के 10 साल के शासन का इतिहास, कुर्सी की हनक और चमक को बरकरार रखने के लिए हमेशा से ही हिंसा का सहारा लिया गया। सरकारें बदलती रहीं, पार्टियां भी बदलती रहीं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो थी राजनीतिक हिंसा का दौर। 34 सालों तक वाम दल सत्ता में रहे और जानकार बताते हैं कि इस 34 साल के दरमियान सत्तासीन लेफ्ट पार्टी ने हिंसा और अपराध को एक सिंडिकेट की तरह विकसित किया, यानी कि एक संगठित संगठन की तरह विकसित किया। लेकिन अब आरोप है कि पिछले 10 सालों में यही सिंडिकेट ममता दीदी के राज में काफी फला फूला है और जिसका नतीजा आपके सामने है। 2021 में चुनाव से पहले भी राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं बंगाल की सरकार से कि क्या बम, गोला और बारूद से इस बार भी लोकतंत्र की सबसे पवित्र लड़ाई बंगाल में लड़ी जाएगी? हिंसा से मिलेगी बंगाल में सत्ता। पश्चिम बंगाल में ममता राज या गुंडा राज? बंगाल में कितने बमबाज? पश्चिम बंगाल में बगैर हिंसा के चुनाव हो पाना नामुमकिन सा लगता है। चुनाव तो हर बार होते हैं, मगर हिंसा की तस्वीर नहीं बदलती। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ऐसा ही कुछ हुआ। बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर देसी बॉम्ब के जरिए जानलेवा हमला किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब जाकिर कोलकाता स्टेशन अपनी ट्रेन में सवार होने जा रहे थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी तस्वीरें देखने भर से सिहरन हो जाती है। राज्य के एक मंत्री पर इतनी आसानी से बॉम्ब फेंका जा सकता है, ये कोई यकीन नहीं कर सकता। पर तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बंगाल में खुलेआम ऐसा ही हुआ। धमाके में जाकिर हुसैन को गंभीर चोटें आई हैं और अब भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जाकिर के खून করে সরিয়ে দেওয়াটা ছিল এদের টার্গেট। যারাই করে থাকুক আমি মনে করি এর পুরো তদন্ত হওয়া উচিত এবং আমরা ইতিমধ্যে সিট তৈরি করে দিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে সিআইডি, সিআইএফ এবং এসটিএফ কে নিয়ে আমরা অলরেডি সিট তৈরি করে দিয়েছি, যারা সমস্ত ইকুইপমেন্টস নিয়ে তদন্ত করে দেখবে। ममता दीदी अपने नेता पर हुए हमले से बौखला गई हैं। अपने मंत्री को उचित सुरक्षा देना उन्हीं की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके वो रेलवे पुलिस पर सारा दोष मढ़ रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि रेलवे ने माकूल सुरक्षा दी होती तो ऐसा जानलेवा हमला नहीं होता। আর রেলের সিকিউরিটি মনে রাখবেন, রেলের প্রপার্টি, রেলের স্টেশনের ভেতরকার সমস্তটাই রেল পুলিশের আন্ডারে থাকে, এটা স্টেট পুলিশের আন্ডারে থাকে না। ममता बनर्जी हमले पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं और इसके पीछे बड़ी साजिश का अंदेशा जताने के साथ विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। टारगेट तो कर रहे हैं, टारगेट नहीं करने से लोकतंत्र में लड़ना जरूरी है। लोकतंत्र में टारगेट करके मर्डर क्यों करेगा? और करने का जरूरत क्या है? ये हुलिगनिज्म होता है, ये पॉलिटिक्स नहीं होता है। सॉरी। चुनावी माहौल के बीच ये कोई पहला मौका नहीं जब इस तरह की हिंसा हुई हो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी प्रभारी पर भी हमला हुआ था, जिनमें दोनों बाल बाल बच गए थे। बीजेपी पहले ही आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल में अब तक 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। लेफ्ट के कार्यकाल में भी ऐसा ही होता रहा और बदलाव की बात कर कुर्सी पर बैठी ममता दीदी के राज में भी वही हो रहा है।
आखिर राजनीतिक पार्टियों ने हिंसा को बंगाल की नियति क्यों बना दिया है? क्या बिना हिंसा के भी शांति प्रिय तरीके से बंगाल में चुनाव नहीं हो सकते? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल के सियासी रक्त चरित्र में हर दिन एक नया अध्याय जोड़ता जा रहा है। राजनीति में जुबानी जंग तो आम बात है। हर दिन नेता एक दूसरे पर तीखे शब्दबाण छोड़ते ही रहते हैं। लेकिन बंगाल की राजनीति में सिर्फ जुबानी जंग नहीं चलती है। यहां हिंसा के हथियार से सियासी वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाती रही एक पुरानी परंपरा है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है उस पर हिंसा और हत्या के जरिए इस वर्चस्व को कायम रखने का आरोप लगता है। बंगाल में एक मशहूर कहावत है, जेई जाए लंका सेई होवे रावण, यानी जो भी लंका जाता है वही रावण बन जाता है। कहने का मतलब यह कि बंगाल में जो भी पार्टी सत्ता में होती है, हिंसक हमले सबसे ज्यादा उसी की तरफ से होते हैं। बंगाल में राजनीति के रक्त चरित्र को बेहतर समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। साल 1972 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और सिद्धार्थ शंकर रे मुख्यमंत्री बने, तो बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का जो दौर शुरू हुआ, उसने हिंसा के सभी मामलों को पीछे छोड़ दिया। 1972 से 1977 के बीच विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हिंसा को मुख्य हथियार बनाया गया और यही हिंसा 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पतन और लेफ्ट दलों के उदय की वजह बनी। इसके बाद कांग्रेस कभी बंगाल में खड़ी ही नहीं हो पाई। 1977 में भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद वामपंथियों ने भी हिंसा की राह को ही चुना और अपने सियासी वर्चस्व को कायम रखने के लिए हत्या हिंसा का संगठित तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1977 से 2011 तक, मतलब कि 34 साल के शासन में बंगाल की सियासी फिजा पूरी तरह से लहूलुहान हो गई। 2007 से 2011 तक सियासी हिंसा और हत्याओं में बंगाल ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 पर काबिज हुआ। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में और सिंगूर में हुई हत्याएं दुनिया भर की मीडिया में छा गई। यह दौर वामपंथी शासन के अंत और तृणमूल कांग्रेस के सत्ता के शिखर पर पहुंचने का था। इसके बाद 2011 में ममता सरकार सत्ता में आई, लेकिन सियासी हिंसा और हत्याओं का दौर बदस्तूर जारी रहा। कहने का मतलब यह है कि खूनी रवायत बंगाल की सियासत का वो सच है जो 1957 के विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर आज तक लगभग हर दौर में किसी ना किसी रूप में सामने आती रहती है। इसकी वजह यह है कि सूबे की सत्ता पर बैठने वालों के चेहरे तो बदल गए, लेकिन किसी का सियासी चरित्र कभी नहीं बदला। 2021 चुनाव से पहले भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक पहले ममता सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले का है। जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद जिले में बम से हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर जाकिर हुसैन से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना है। ममता बनर्जी ने मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले को एक साजिश बताया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट किया गया। जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे उन्होंने ऐसा बयान दिया है। बंगाल की सीएम ने कहा कि अगर रेलवे स्टेशन पर किसी पर हमला होता है तो उसके लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर राज्य की पुलिस के पास सुरक्षा का अधिकार नहीं होता है। रेलवे ने ममता बनर्जी के दावों को गलत बताया है। रेलवे ने बयान जारी कर
हमले को राजनीतिक रंजिश का नतीजा बताया। रेलवे ने बयान में कहा कि टीएमसी कैडर में टकराव और टीएमसी सीपीआई में वर्चस्व की लड़ाई की वजह से यह हमला करवाया गया हो। ममता के आरोपों को खारिज करते हुए रेलवे ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, न कि रेलवे। दरअसल पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंसा और ज्यादा बढ़ने लग गई है। ममता राज में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां हर रोज उड़ाई जा रही हैं। चुनावी घमासान से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी जंग सी शुरू हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बम गोला बारूद के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी हो रही है? क्या कुर्सी पाने के लिए हिंसा एकमात्र सहारा रह गया है? क्योंकि आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, मानो बमबाजी, गुंडागर्दी और हिंसा से बंगाल में वोट बरसने वाले हैं। कल ही मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया गया। अब इस हमले की जांच सीआईडी कर रही है। 9 दिसंबर 2020 को कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला सामने आया। उनके कार्यक्रम में पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी और लाठी डंडों से लैस टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश भी की थी। 10 दिसंबर जेपी नड्डा के काफिले पर डायमंड हार्बर में हमला कर दिया गया। जेपी नड्डा और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर दक्षिण 24 परगना में तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। 12 नवंबर 2020 को बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। हालांकि इसमें वो बाल बचे, लेकिन कई कार्यकर्ता घायल हो गए और काफिले में शामिल कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में हिंसक झड़प के ये महज चंद आंकड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का जिक्र कर ममता सरकार को घेरा। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ममता सरकार को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और जब तक बंगाल में ममता दीदी रहेंगी, यहां कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही आरोप लेफ्ट दलों का भी ममता सरकार पर है। अब सवाल यह कि ममता दीदी अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए क्या हिंसा का सहारा ले रही है? और अब वक्त है आज के सवाल का। हमने आपसे पूछा था एक सवाल हमारे मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलो से कि क्या आंदोलन के नाम पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है? आपने अपनी राय वीडियोस बनाकर हमें भेजी हैं, तो आइए देखते हैं आज के टॉप वीडियोस। अक्सर आंदोलन आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन जब आंदोलन खुद आम जनता की परेशानी का कारण बन जाए तो वो आंदोलन नहीं रह जाता। मेरी नज़र में आंदोलन के नाम पर ट्रेनों को रोकने से आम जनता को ही परेशानी हो रही है, क्योंकि इन ट्रेनों से सरकार सफ़र नहीं करती बल्कि आम जनता ही सफ़र करती है। आंदोलन के नाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, ट्रेनें रोकी जा रही है, बस रोकी जा रही है और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हो रही है जिसके कारण ऑलमोस्ट जो हमारी जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें करना बिल्कुल जायज़ नहीं। आंदोलन की आड़ में वास्तव में पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, कभी रेल रोको, कभी दंगे। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन नहीं है, ये कोई और है, कोई और प्रयोग है। हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमने जानी इस मुद्दे पर आपकी राय। देखिए आप लोगों की राय क्या है इस मुद्दे पर। किसान आंदोलन जो है अब पब्लिक के लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। वो सिर्फ ये है कि सड़क पे सिर्फ सबको परेशान करके गवर्नमेंट को प्रेशर में लेना चाहते हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि गवर्नमेंट इस टाइम प्रेशर में आने की किसी उसमें कंडीशन में नहीं है और उनको आना भी नहीं चाहिए।
ये किसान आंदोलन जो पहले अपने एक आंदोलन के लिए चल रहा था, लेकिन अब उसका मोड़ अचानक से चेंज हो गया है। वो अपने मोड़ से ही अपनी चीज़ों से अलग हट गया है। अब वो सिर्फ हम आम लोगों को परेशान कर रहा है।